नाज़रीन आदाब, मैं हूं अखलाक अहमद उस्मानी। हाजिर हैं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस प्रोग्राम में आज बात इजहार राय की आज़ादी और जमहूरी हिंदुस्तान की रवादारी के इम्तहान की। 9 फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारी पार्लियामेंट पर हमले के कसूरवार अफजल गुरु की बरसी पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाता है और मुल्क मुखालिफ नारे लगते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी राजधानी के दिल में वाक़े दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटी में उसी मुल्क के खिलाफ लगने वाले नारे क्या बर्दाश्त कर सकता है? क्या ये इजहार राय की आज़ादी का इम्तहान नहीं? क्या उस मुल्क की इंतज़ामिया और सरकार को इस बात को जानने का कतई हक़ नहीं कि आखिर मुल्क के ख़िलाफ़ ये माहौल यूनिवर्सिटी में ही क्यों पनपते हैं? ऐसे ही बहुत से सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कई ख़ास मेहमान हैं। मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब ज़फ़र सरेशवाला। सर, बहुत शुक्रिया आपका, हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से हैं 2 ख़ास मेहमान। कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक वीसी हैं प्रोफेसर रियाज पंजाबी। सर, मैं बहुत वेलकम करता हूं आपका। और मारूफ सूफ़ी स्कॉलर, कम्युनिटी लीडर और सदाए सूफिया हिंद के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं सैयद बाबर अशरफ साहब। हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं। ज़फ़र साहब, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। आपको क्या लगता है, आप जेएनयू के पूरे वाक़े से आप दो चार हैं, क्या आपके पहले तासुरात क्या हैं? ऐसा क्यों हुआ होगा? मैं भी कायल हूँ कि आज़ादी राय होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आज़ादी राय या आज़ादी ये मौक़िफ़ ये एब्सोल्यूट नहीं है जी। उसकी कोई लिमिट होती है, उसकी कोई सीमाएं होती हैं कि उसको तजावुज़ करना तो फिर वो आज़ादी राय नहीं होती। ये जेएनयू के मामले में सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस किस्म की आवाज़ जो है मुल्क के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से आपको तवक्को थी कि ऐसा वाक़या कभी ऐसा सानहा गुजर सकता है? इस किस्म के अनासर प्लस माइनस थोड़ी ज़्यादा शिद्दत या कम शिद्दत के हर जगह पर हैं। मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार जो है वो ये होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो वहाँ के दानिश्वर हैं, उनको इस किस्म के, इसलिए कि मेरे नज़दीक ये बच्चे ही हैं, ये जो 22-23 साल के नौजवान जो हैं, ये असल में कोरी सिलेट होती है। जी जी जी। इन पर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हो। तो अगर जो लोग गलत लिखने की कोशिश करके लिख के कामयाब हो जाते हैं तो भाई सही लोग क्यों खामोश रहते हैं? उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके पास जाकर हमको ब्रेन वॉशिंग का काम भी ज़रूरी है। जी, मैं रियाज पंजाबी साहब आपसे बातचीत करूंगा। आपने यहाँ पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी का अपना एक लेवल होता है, पॉलिसी को अच्छा बुरा कहने का हक भी हासिल है यूनिवर्सिटी को। क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी जेएनयू ने काफ़ी कुछ अपनी जिम्मेदारियां ऐसी थी जिसको निभाने में वो कामयाब नहीं रही? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जेएनयू की जो है दाद देनी चाहिए एक बात की कि वहाँ एक माहौल पनपा जिसमें मुख्तलिफ तरह के ख़यालात रखने वाले लोगों को आज़ादी थी और आज़ादी रही है। लेकिन ये शायद पहली बार हुआ है कि इस तरह की जो पुरअसरार तरह से जो ये नारे लगे हैं या इस तरह के वाक़यात हुए लगे हैं, ये कुछ पुरअसरार लगते हैं, मिस्टीरियस लगते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रवायत नहीं है। जी नहीं, रियाज साहब, यही बात है। क्या आपको नहीं लगता है कि मुल्क के खिलाफ जिस तरह के लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए, आपको क्या लगता है कि ये 9 फरवरी की का जो सानहा गुजरा है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये कोई किसी किस्म का जवाब वो लोग देना चाह रहे थे, या एक इंतशार था, या एक साजिश है? आपको क्या, कौन सी थ्योरी में आप ज़्यादा यकीन करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि शायद कोई इसके पीछे रहा हो जी, जो इस तरह की चीज़ करना चाहता था, एक कन्फ्यूजन, एक इंतशार पैदा करना चाहता था ताकि यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ जाए और वहाँ जो है तलबा जो हैं एक दूसरे से मुतसादिम हो जाएं। तो ये कुछ, इसलिए मैंने कहा ना कि बड़ा पुरस्कार लगता है कि इस हद तक जो है कभी किसी ने नारेबाजी नहीं की है और आज़ादी फ़िक्र को और आज़ादी राय को इस हद तक नहीं खींचा है कि वो मुल्क की सालिमियत को ही चैलेंज करें। जी
सैयद बाबर अशरफ साहब, आप एक कम्युनिटी लीडर हैं, खुद यूथ हैं, आप खुद इंजीनियर भी हैं, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है, आप खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं और तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में ये जो सामने आया है वाकया, यहाँ 2.5 लाख रुपया एक बच्चे के ऊपर सरकार सब्सिडी का हमारे और आपके टैक्स का पैसा खर्च करती है, क्या इस तरह के प्रोडक्ट सामने आने चाहिए? देखिए, ये JNU बेशक जो यूनिवर्सिटी है इसमें हिंदुस्तान का दिमाग पढ़ता है, टैलेंटेड बच्चे आते हैं, मेरिट पे जो होते हैं उन बच्चों को यहाँ एडमिशन होता है। तो जाहिर सी बात है, ये बात नहीं की जा सकती कि जो बच्चे हैं उनको बातें समझ में नहीं आती। वो हिंदुस्तान की तहजीब से, मुल्क की सुरक्षा से और उसकी हिफाजत के ताल्लुक से उनको किस हद तक जाना चाहिए, उनको जाहिर सी बात है इन हुदूदों का पता है। ये माइक हैं, जो बात रियाज साहब ने कही वो बिल्कुल ठीक है कि ये लोग असल चेहरा नहीं है, ये उनकी असल आवाज़ नहीं है, इनके पीछे कुछ और लोग हैं। ये तो डिलीवर करने वाले लोग हैं, ये स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है और ये वहाँ पे रोल अपना अदा कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो इस बात को मालूम करें कि इनके पीछे वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के इस मरकज़ का, दिल्ली में जाहिर सी चीज़ है जो जान है हमारी, उस सेंटर को ख़राब करने, उसके माहौल को बिगाड़ने और वहाँ इंतशार बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान को बहुत बेहतरीन जहन इस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। इज़हार ख्यालात की आज़ादी को भी सबसे ज़्यादा डिस्कस JNU में किया जाता है, लेकिन जो ट्रेंड 9 फरवरी से चला है, आप मानते हैं ये खतरनाक शुरुआत है और इसको कैसे रोके, क्या लिमिट होगी इसकी? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि JNU सिर्फ हिंदुस्तान ही की मानी हुई नहीं है, हिंदुस्तान ही के टैलेंटेड नहीं है जी, बल्कि बाहर के, अमेरिका के भी नौजवान आते हैं यहाँ पर पढ़ने। अगर ये समझो कि साजिश कर रहा है कोई, तो कैसे कर रहा है? यानी हमने करने दी उनको, या हम इतने तो बावले नहीं है कि कोई साजिश कर रहा है? बिल्कुल कोशिश करेगा। यानी लोग ऐसे अनासिर हैं कि जो साजिश करेंगे, इसलिए कि ये बहुत आसान चीज है। नौजवान जो होता है, इसलिए आप देखिए कि दुनिया की जितनी इस किस्म की जो ताकतें हैं जी, वो इन बच्चों को ही टारगेट करते हैं, इसलिए कि ये बच्चे जो हैं बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। और अशरफ साहब की बात बिल्कुल सही है कि भाई ये तो फुट सोल्जर थे, इनके पीछे दिमाग किसी और का था। बहुत बढ़िया। साजिश करने वालों तक हम नहीं पहुंच रहे। मीडिया के नेगेटिव कवरेज से भी क्या JNU के माहौल को फर्क पड़ा है? JNU के जो ये वाकयात हुए, और ये भी सोचना चाहिए कि पिछले साल क्यों नहीं हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुए, ये इस खास मौके पर ही क्यों हुआ। तो अखबार, जो मीडिया वाले हैं, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, उनको अक्लमंदी से सोच समझ के मदद करनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ की। मुझे आप माफ़ करेंगे कि उन्होंने सेंसेशनलाइज किया पूरे। कन्वेंशनल मीडिया जो है वहीं पर तक चीजें मौजूद नहीं थी। बहुत सारे लोगों के इनबॉक्स में आई हैं, वो खुद एक पूरी नेटवर्क साइट से जुड़े हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग से। आपको नहीं लगता कि ठीक है आपको मीडिया से शिकायत है, लेकिन कोई चीज ऐसी तो रही है जिसको लेकर मीडिया ने पूरी बेईमानी नहीं बरती, कुछ तो ईमानदारी रही होगी? नहीं, देखिए, उन्होंने इसको ऐसा अजीब गरीब शक्ल दी है कि कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। और हमें अफसोस है कि इतना बड़ा इदारा जो है, जो जमहूरी कदरों पर यकीन रखता है, जो मल्टीकल्चरलिज्म पर यकीन रखता है, और ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया में माना जाना एक बावकार इदारा है, वो बदनाम हो रहा है। रियाज साहब, आपको नहीं लगता कि हमारा असल इम्तहान यही है? यूनिवर्सिटी हमारे तखय्युल का, हमारी थ्योरी का, हमारे आने वाली पुश्तों की जहन साजी का एक सेंटर होता है, लेकिन अगर वहीं ये चीज़ शुरू हो जाए कि मुल्क के खिलाफ ही नारे लगने शुरू हो जाएं या मुल्क की बर्बादी के ही नारे लगने शुरू हो जाएं, तो क्या हम माने कि वहाँ गिरावट आई है? अगर हाँ, तो ये कैसे ठीक होगी? मैं समझता हूँ उसको एक चैलेंज की तरह से लेना चाहिए। आपको मैं ये बताऊं कि JNU में इतने पुरमगज़ डिबेट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स होते हैं, जो इल्म में, साइंस में और माशियात में, तारीख में एक नए नए डायमेंशंस देते हैं और इस इल्म में इजाफा करते हैं जी। और हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। और हमें इस पर नहीं अटकना चाहिए कि साहब एक वाक़या हुआ, लेकिन इसके साथ साथ हमें होशियार भी रहना है और हम पे अपनी आंखें भी खुली रखनी हैं और कान भी खुले रखने हैं, और इसको इस एंगल से लेना चाहिए हमें। क्या आपको लगता है
कि जेएनयू का वाकया सामने आने के बाद से कन्वेंशनल मीडिया को सोशल मीडिया रिप्लेस कर रहा है और इन्फॉर्म करने की बजाय मिस इन्फॉर्म हो रहा है। टीवी पे न्यूज तो रात को 9 बजे आती है जी। यह हो सकता है कि आधा पौना घंटे के बाद ब्रेकिंग न्यूज आती है, यहां तो चलती रहती है कंटिन्यूअसली। जी जी जी। और बिल्कुल उस पर किसी का कोई काबू नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जेएनयू के हवाले से आपको लगता है कि सोशल मीडिया से नुकसान हुआ है सोसाइटी में? नहीं, सोशल मीडिया से सिर्फ जेएनयू के मामले में नहीं, बहुत सारी चीजों में नुकसान हो रहा है रोजाना। जी। आप देखिए ट्विटर पर हर आदमी जो चाहे, इसलिए कि कोई कंट्रोल तो है ही नहीं, किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। जो आदमी जो चाहे, जिस किस्म की जुबान चाहे वो लिख सकता है। तो इसलिए मेरी जो बात है वो दोबारा मैं कहूंगा कि जब गलत चीजों का भरमार इतना सब हो रहा है तो सही लोगों को सही बात पहुंचाने की भी अब उनकी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। जी बाबर साहब, यही सवाल मेरा आपसे है। नहीं, मीडिया के हवाले से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ज़फ़र सैयदवाला साहब भी, और आपने भी बहुत सही बात कही कि मीडिया का जो रोल ऐसे माहौल के अंदर और इतने सेंसिटिव माहौल में जो होना चाहिए था, उन्हीं ने उसको उस तरीके से पेश नहीं किया और इसमें सुपर एडिटिंग हुई और इसका मुखौटा और इसके चेहरे को ख़राब करने की कोशिश की गई। और जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, जेएनयू के अंदर जाहिर सी चीज़ है फ़ौरन ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने ऐसी क्लिप्स को या ऐसी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया और उसको वायरल किया, जिससे माहौल पूरे हिंदुस्तान का और जेएनयू का ख़राब हो। क्या हमारे जो कौमी त्योहार हैं उनको मनाने की गर्मी घटी है? वो गर्मी घटने से बच्चों को इस बात का शऊर भी कम होता जा रहा है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली, हम कितना खूबसूरत आइन लेके चलते हैं, हम कैसी मुश्तरका तहजीब हैं, और इस एनर्जी को बच्चों की जो खर्च हो सकती थी एक बढ़िया काम में, एक कौमी त्योहारों को मनाने में, उसको रिप्लेस करती हैं 9 फरवरी जैसे वाकयात। देखिए, ये मामला सिर्फ जेएनयू का ही नहीं है, तो बहुत कम यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं और बहुत कम कॉलेज ऐसे हैं जहां 15 अगस्त या 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसलिए इस पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। और ये दुनिया के बेशतर ममालिक में ऐसा होता है कि कम से कम तालीमी इदारों में ये दिन जो है बहुत अकीदत से मनाए जाते हैं, बहुत जोश खरोश से मनाए जाते हैं, यहाँ तक कि इस्लामी ममालिक में भी मनाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें सिर्फ जेएनयू को जिम्मेदार ठहराना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं होगा। जफर भाई, क्या आप भी इस बात को जिम्मेदार मानते हैं कि कौमी त्योहारों को तवज्जो नहीं मिलने से इस तरह के वाक़े सामने आते हैं, बच्चे का जहन खाली है? जेएनयू में आपको ऐसा लगता है कि कौमी त्योहारों को तवज्जो नहीं मिलने की वजह से इस तरह के प्रोग्राम को हवा मिली? स्कूलों के अंदर हमारे ज़माने में, हम जब बच्चे थे, आज से 25-30 साल पहले, 30 साल पहले, तो 15 अगस्त को छुट्टी होती थी, लेकिन हर बच्चा वहां जाता था जी, और सलामी देता था 26 जनवरी को। आज उसको छुट्टी मानी जाती है जी जी। और जी, खुदा न खास्ता अगर वो जुमा के दिन आ गई या मंडे को आ गई तो लोग उसका इंतजार करते हैं। बल्कि मैं उससे आगे की बात कहूं आपको, अब आगे की बात कहूं कि इलेक्शन अगर जुमा के दिन आ गया ना तो वोटिंग जो है 40% से कम हो जाता है। जी जी जी। यानी लोग छुट्टी पे हमारा चले जो जाते हैं। नेशनल कैरेक्टर है वो खत्म हो चुका है। अब हमें कोई लेना देना नहीं कि आज 15 अगस्त है, 26 जनवरी है या इलेक्शन का दिन है। यानी इलेक्शन में लोग डरते हैं अब तो, यानी हुकूमतें, खासतौर से इलेक्शन कमीशन वाले, कि फ्राइडे को नहीं करें और मंडे को ना करें। लोग 5 दिन की छुट्टी समझकर एक्सटेंडेड वीकेंड लेके छुट्टियां मनाते हैं। 15 अगस्त लोग छुट्टियां मनाते हैं, 26 जनवरी छुट्टियां मनाते हैं। तो वो कैरेक्टर खत्म हो चुका है, वो सिर्फ जेएनयू में नहीं है, मुल्क के अंदर निकल चुका है। हमको फिर से इसकी तरफ मेहनत करने की तवज्जो की जरूरत है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे नौजवानों के सामने रखना चाहिए कि भाई ये 15 अगस्त कैसे मिला हमें, ये 26 जनवरी कैसे हासिल हुआ, ये इलेक्शन कमीशन हमें कैसे मिला। हमारे नौजवानों को उससे पता ही नहीं है। हमारी अक्सर तादाद की जो पब्लिक है उसको भी इससे वो नाशना है। ये हमारी जरूरी, ये एक जिम्मेदारी है कि फिर से हमको इसको उजागर करने की जरूरत है। जब भी आप पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, तो बाएं बाजू की जो आइडियोलॉजी है वो उसको क्या रोकती है, ऐसा आपको लगता है? मैं समझता हूं कि अब हमको अपनी यूनिवर्सिटियों को दोबारा इस पस मंजर में देखने की जरूरत है कि इनको इन पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल जो चीजें हो रही हैं उनसे हटाकर एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को एकेडमिक्स में फिर से डालने की जरूरत है।
वरना ये होगा कि ये दूसरी तीसरी चीजों में तो माहिर बन जाएंगे, लेकिन जिन चीजों के लिए ये यूनिवर्सिटी में आए थे उसमें ये जीरो हो जाएंगे, और अफसोस उनको तब होगा जब वो 3 या 4 साल के बाद यूनिवर्सिटियों से बाहर निकलेंगे, उनको नौकरी देने वाला कोई नहीं होगा। बाबर साहब, जितनी प्रॉब्लम अभी जफर साहब ने गिनाई हैं, आपको क्या लगता है कैसे ठीक हो सकती है? ऐसा नहीं है कि जो बच्चे निकल रहे हैं वो बरसरे रोज़गार नहीं हो रहे हैं। कंपटीशन बड़ा है, जाहिर सी बात है, हमारे पास रोज़गार के अवसर यानी कि मौक़े कम हैं, ये एक बहुत बड़ी वजूहात रही हैं। जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं वो ये उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मुद्दा यानी कि कहा जाए कि नहीं है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के माहौल के ताल्लुक़ से है। तो यूनिवर्सिटी के माहौल पे अगर आप ये समझें कि ये चीज़ें असरअंदाज हैं, तो बेशक ये चीज़ें बेपनाह असरअंदाज होती हैं कि जब लोग में फ्रस्ट्रेशन होता है, जब लोगों को मंजिलें नहीं मिलती हैं, तो उनको मिसगाइड किया जा सकता है, उनको गुमराह किया जा सकता है, उनको गलत राह पे डाला जाता है। तो ऐसे लोग जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है, जो अपनी मंजिलें नहीं तय कर पाते और जो मिडिल क्लास या बीच के रह जाते हैं, एवरेज बच्चे जो हैं, वो फिर ऐसी तंजीमों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनको कुछ यानी कि वो कुछ ओबलाइज करने की शक्ल में हो या कुछ उनको थोड़ा बहुत दे के उनसे बड़ा काम लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़, देश के ख़िलाफ़ या हमारी इस तहज़ीब के ख़िलाफ़ होता है। ये एक बहुत ज़रूरी है, जाहिर सी चीज़ है। अगर हम इसको चेक पॉइंट लगाएंगे और इसको चेक करेंगे और उसको हम यानी कि एक यूज़फुल बनाएंगे, ज़रूरियात से जोड़ेंगे और उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम उसके लिए कोई ना कोई बैरियर या कोई इसकी किस्म का हम कोई निशान बनाएंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा जो समाज है, जो हमारे बच्चे हैं, वो बेहतर क्या नाम है, यूनिवर्सिटी में भी रोल अदा कर सकते हैं और समाज की रचना में भी। रियाज साहब, इस जेएनयू के वाक़े के बाद में अभी तक यूनिवर्सिटी के रोल पे हम आज़ादी के बाद से या उससे भी पहले तक बहुत डिबेट कर चुके हैं। स्टूडेंट की ड्यूटी पर पहली बार बातें हो रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट ड्यूटीज़ को रीडिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है और जेएनयू के इस वाक़े से स्टूडेंट ड्यूटीज़ पर एक बहुत लंबी डिबेट और इस पर एक प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है ताकि बच्चे गुमराही की तरफ ना जाएं? देखिए, ऐसा है कि फिर वो किताबी बात आएगी जी कि आपने ड्यूटी 1 2 3 4 बता दी अपने स्टूडेंट को, वो रट लेगा और चला जाएगा। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हम जो पैटर्न हमारे एजुकेशन का है, तालीम का है, उसको ज़रा एक बार और देख लें। आपको स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है कि करिकुलम क्या होना चाहिए और जो पढ़ाने का तरीका है क्या होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों में उनको पार्टनर बनाइए ना, तब जाके उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। जफर साहब, ऐसा माना जाता है हिंदुस्तानी समाज में कि एथिकल एजुकेशन, जो अखलाकियात हैं, वो वालिदैन की जिम्मेदारी है। जैसे ही बच्चा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाता है, सरकारी खासतौर से बिलखुसूस, वहाँ पर एथिकल एजुकेशन, अखलाकियात, नैतिक शिक्षा हिंदी में जिसको कहते हैं, उसे लेकर किसी भी तरह की बातचीत या कोई प्रोग्राम सामने नहीं आता है। आपको लग रहा है कि दरअसल हम यहीं पर लैग कर रहे हैं, यहीं हमारी कमी हो रही है? अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि ये कमी है, तो कैसे दूर होगी? आप खुद एक चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। हमारी यूनिवर्सिटियां जो है अभी स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है। ये स्टूडेंट सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। और जो अशरफ साहब ने जो बात कही थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे नाज़रीन हैं जो हो सकता है कि इस टर्म से वाकिफ ना हो। देखिए, स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब ये है हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे 90% या 95% मार्क्स लेके आएंगे या आईएएस या आईपीएस के इम्तिहान या यूपीएससी के इम्तिहान पास करेंगे। उनके अंदर आप ये कोई मानते हैं इनबॉर्न जफर स्किल साहब है के जहां अखलाकियात में बच्चा कमजोर रह जाता है, उसको हम उसके रोजगार से, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ दें तो वो भरपाई हो जाएगी? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं दोनों चीजों को कह रहा हूं। अच्छा, कि अखलाकियात की और स्पिरिचुअल तालीम है, मॉरल साइंस की, ये तो बहुत जरूरी है सबके लिए, ये तो होनी ही चाहिए। लेकिन जहां हमारी क्लास के अंदर अगर 50 की क्लास है फॉर एग्जाम्पल, उसमें 8-10 तो टॉपर होते हैं, अच्छा, जो अच्छे होते हैं, या और 10 होते हैं जो और कहीं जा सकते हैं, लेकिन 20-25 बहुत कमजोर होते हैं। वो एकेडमिक्स में कमजोर होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे स्किल हम उनको देकर उनको भी हम मेन स्ट्रीम में या स्किल के जरिए उनको रोजगार में ला सकते हैं। वो आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो यूनिवर्सिटी का है
और वो असातिज़ा को करना चाहिए। इस तरफ भी अब हमको देखने की जरूरत है, ये मैं कह रहा हूं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओवरऑल ग्रोथ के लिए होती है, अगर ये इसमें कमी आ रही है तो ये कैसे ठीक होगा? स्टूडेंट, क्योंकि हम तो जेएनयू के वाकये के बाद में हम तो मतलब काफी डर से गए हैं। एक गुड सिटीजन की जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सिटी में उसमें कैसे वो आगे बढ़ेगा? सबसे पहली जिम्मेदारी जो है माँ बाप की है। यानी वो घर में, यानी ये इस पर भी हमको यानी फिर से दोबारा इसको सोचने की जरूरत है कि जो माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों को उस एतबार से तैयार करना पड़ेगा। तो ये जब जेएनयू में आते हैं या कोई और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, माहौल बदल जाता है, तो वो माँ बाप ऐसे तैयार करके उनको भेजें कि वहां का माहौल उनको खराब ना कर सके। एक दूसरा, एक ये जो जिम्मेदारी है असातिज़ा की, टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, कि उनको जो एकेडमिक्स के अलावा उनको एक अच्छे शहरी बनने की, अच्छे इंसान बनने की तालीम भी वहां मिले। और उसके लिए गवर्नमेंट की भी जरूरत है कि उनको भी उस किस्म का माहौल मुहैया कराना। तो मैं समझता हूं कि ये एक लेवल पे नहीं है, 3-4 लेवल पे इसकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। क्या आप इनको एक साथ जोड़ के अगर आप देखते तो क्या आप कामयाब? क्योंकि हम एक फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं जफर साहब, बहुत बढ़िया डिस्कशन हो रहा है कि वालिदैन की तरफ से दी गई अखलाकियात, जिसको नैतिक शिक्षा हम बार बार कह रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, खेल, स्पोर्ट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी आमतौर पर इनको भी तवज्जो नहीं देता तो फिर एनर्जी डाइवर्ट होती है, और स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी यहां से जाने के बाद रोजगार। क्या रियाज साहब आप मानते हैं कि एक मजबूरी तौर पर हम यूथ की एनर्जी को काम में लेने का एक फॉर्मूला वो निकले जो सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड ना रहे? मैं ये समझता हूँ कि अब हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इस मोड़ पर आ गए हैं कि हमें अर्जेंट तौर पर इसको देखना चाहिए कि जब तक हम बहुत संजीदगी के साथ बैठ के ये न सोचें और ये प्रपोज न करें कि साहब इसमें बदलाव की ज़रूरत है, इसको तब्दील होना है, तब तक कुछ नहीं होगा। बाबर साहब, जो बच्चा, हम चूंकि अब वो हमारी पूरी इस डिस्कशन का चीफ कैरेक्टर है कन्हैया, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी के सराउंड साउंड ने उसे सियासत के एक ऐसे दलदल में पहुंचा दिया जहां वो अपने खानदान के और अपने करियर के गोल को भूलकर एक दूसरे ट्रैप में चला गया? जेएनयू जो है वो एक बड़ी अहमियत रखती है पूरे हिंदुस्तान की सियासत में भी, और चाहे वो लेफ्टिस्ट हों, चाहे वो सेंट्रलिस्ट हों, चाहे वो राइटिस्ट हों, सबके लिए वहाँ पे जगह बनाना जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, जिससे वो अपनी आइडियोलॉग को जो है वो एक आवाज़ दे सके। तो इसकी एक जंग है जिसमें इन बच्चों को पीसा जाता है और इन बच्चों को यूज़ किया जाता है। हिंदुस्तान की जो बड़ी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका दखल है और वो दखल अंदाजी करती हैं, और वो इस किस्म का माहौल भी क्रिएट करने में भरपूर जो है वो उनका किरदार रहता है, जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये पूरा एपिसोड इसका भी एक हिस्सा हो। जफर साहब, बहुत मुख्तसर, क्योंकि हम अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बच्चे पर 2.5 लाख रुपए या उससे भी जायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है? अगर हम कन्हैया के केस को लें जहां वो सराउंड साउंड में एक पॉलिटिकल दलदल की तरफ जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार का ये पैसा बर्बाद हो रहा है और गुड सिटीजन के यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को धक्का लग रहा है? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूं कि ये एक वेकअप कॉल है। ये जो सानिया हुआ है जेएनयू में और बहुत सारी जगहों पर भी हो रहा है, अभी सामने आया नहीं है, बरसरे सामने नहीं आया है, अभी हो रहा है। बहुत सारी मर्मरिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में हो रही है, कॉलेजेस में हो रही हैं। तो बिल्कुल 2.5 लाख 3 लाख रुपए सरकार खर्च करती है एक बच्चे पर एक साल में। तो ठीक है, सरकार तो खर्च करती है, मुझे तो अफसोस उन माँ बाप पर भी है कि वो माँ बाप, यानी आपने कन्हैया की जो बात की, ऐसे सैकड़ों कन्हैया हैं कि वो माँ बाप किस उम्मीद के साथ इन बच्चों को यहाँ भेजते हैं और वो क्या बन के निकलते हैं जी। तो ये सियासी पार्टियां जो हैं ये इस किस्म के बच्चों को इस्तेमाल करती हैं। हाँ। लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, सबकी बात है यहाँ पर। और ये बच्चों को भी अब समझने की जरूरत है कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल हो रहे हो, और नुकसान सिवाय इन बच्चों के किसी का नहीं होगा जी, क्योंकि इस हजारों में एक आध बन जाएगा लीडर जी जी जी, बाकियों का क्या होगा? बहुत बढ़िया बात। तो हमको नजर सानी की जरूरत है। फिर से बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत अच्छी डिबेट रही, इसमें बहुत अच्छे नुकात आए। जफर साहब का ये कहना है कि ग्रोथ
के लिए बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन की तरफ से अखलाकियात के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट को जोर दिया जाए। रियाज साहब का ये कहना है कि हमें मुख्तलिफ शोबों में उनकी समझ बच्चों में बढ़ानी पड़ेगी, और बाबर साहब का ये कहना है कि मीडिया के साथ यूथ का जो जुड़ाव है उसको बेहतर करना पड़ेगा। हम भी ये चाहते हैं कि आप इस पूरे प्रोग्राम के बाद अपनी राय जो भी बनाएं उससे आप हमें ज़रूर वाकिफ कराएं। खासतौर से स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी राय हमें भेजें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ddurduspecials@gmail.com से। और हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें इस बात से सीख लेनी चाहिए इस पूरे वाक़े से कि उन्हें पढ़ाई करके एक मुल्क का जिम्मेदार सिटीजन बनना है। गुड सिटीजन कंसेप्ट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट का। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।